नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स है गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी, उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। तो आप लोग इस सीरीज को कंसिस्टेंट देखें और इसका मैक्सिमम बेनिफिट भी अवेल करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे टेलीग्राम के चैनल पर। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, जिसका एड्रेस यहां पे शो हो रहा है, और उसके साथ ही हमारा इंस्टा का पेज भी फॉलो कर ले और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि यही मोटिवेशन है हमारी पूरी टीम के लिए। देखेंगे आज किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहला टॉपिक है लोकल लैंग्वेज इन एजुकेशन। ठीक है ना। देखिए, ये हमेशा समाज की मांग रही है। अगर किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में जो उसके विकास का सर्वोत्तम है या पीक लेवल है उसको प्राप्त करने के लिए सबसे पहली चीज उसको जो शिक्षा दी जा रही है वो उस भाषा में दी जानी चाहिए जो उसको सर्वग्राही हो, है ना। समझ रहे हैं आप? ठीक है। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए हमने प्रावधान किया ही है, फिर भी हमारे यहां उसको जो है रैशनल लेवल पे आप देखेंगे, व्यवहारिक स्तर पर देखेंगे तो वो भी इंप्लीमेंट नहीं होती है। आप नॉर्मल से चीज देख लीजिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, है ना। तो स्थानिक लैंग्वेज तो बहुत अलग अलग होती है, स्थानीय जो भाषा है वो अलग अलग होती है। तो अगर उसमें शिक्षा की सामग्री उपलब्ध नहीं होगी तो जो बहुत टैलेंटेड आपका व्यक्ति है, जो बच्चा है, शिशु है ना, वो क्या अपने जीवन में, करियर में सर्वोत्तम स्तर तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो यहां पर यही बात की जा रही है कि लोकल लैंग्वेज में जो है एजुकेशन दिया जाना चाहिए। हमने नई एजुकेशन पॉलिसी लाया है, उसमें भी बोला है कि उच्च शिक्षा भी दी जाएगी स्थानिक भाषाओं में, है ना। तो इसी को लेके ये आपका टॉपिक रखा गया है। ये ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है आपका टॉपिक, ठीक है। तो ये आपका स्वास्थ्य शिक्षा, है ना, वहां वाला विषय है, तो जीएस पेपर 2 में रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आर्टिकल है ये वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट है। समझिएगा, जैसे अभी हाल के वर्षों में आप देख रहे हैं कि जो पशुजन्य रोग होते हैं और जो मानव जनित रोग हैं इनमें बहुत ज्यादा कनेक्शन देखा जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए कि जिसमें एकीकृत अवधारणा हो, एकल स्वास्थ्य की अवधारणा हो, है ना। क्योंकि जूनोटिक जो आपकी डिसीज है उनका जो लगातार जो है उनका संक्रमण देखा जा रहा है मानव जीवन पे भी, है ना। तो इसके कारण यहां पर ये जो है टॉपिक रखा गया है, ठीक है। हेल्थ का टॉपिक है, जीएस पेपर 2 में रख सकते हैं। इसके बाद अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की बात करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में मुकदमा चल रहा होता है और वो अंडर ट्रायल होते हैं, मतलब विचाराधीन होते हैं। तो भैया जुडिशियल कस्टडी में उनको भेज देते हैं जेल में। अब जेल में भेज दिए, आप तारीख पे तारीख चल रही है, लगातार केस चल ही रहा है और कोई भी वहां पर जजमेंट नहीं आ रहा है, तो उनके जीवन जीने का जो अधिकार है आर्टिकल 21 उसका कहीं ना कहीं क्या है, वायलेशन है। राइट टू लाइफ विद लिबर्टी, है ना। मतलब क्या है, देखिए समझिएगा, डिग्निफाई जो आपकी क्या है, लाइफ है, मतलब गरिमा में जीवन की क्या है, स्वतंत्रता है, ठीक है ना, स्वतंत्रता है। अब समझिए कि गरिमा कहां रह जाएगी जब कोई व्यक्ति जेल में है। मान लीजिए कि 5 साल केस चला, वो जेल में रह गया, उसके बाद उनको रिहा भी कर दिया गया, लेकिन क्या हुआ, उसके कारण सामाजिक कलंक, उनके जो निर्दोष बेचारे इनोसेंट फैमिली वाले हैं उनके ऊपर अलग से सामाजिक दबाव पड़ता है, इनके ऊपर मानसिक और जो आर्थिक और जो आपका सामाजिक प्रभाव है ऋणात्मक रूप से वो पड़ ही रहा है। और बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं जो आज भी जेलों में हैं। तो उनको जो है जल्दी से जल्दी उन केसेस को खत्म करने के लिए हमारे पीएम ने आह्वान किया है। तो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है।
तो ये आपका सेकंड पेपर का पार्ट हो जाएगा। इसके बाद अल्फा फोल्ड थर्ड पेपर में भी आएगा, ठीक है। अल्फा फोल्ड की बात करेंगे, ठीक है। ये आपका नई जो है एक तरीके की खोज है ना, कि किस तरीके से प्रोटीन बेस्ड हम जो है वहां पर क्या बनाएं, एक डेटाबेस बनाएं जिससे हम जानकारी प्राप्त कर सकें कि किस तरीके से जो नए नए रोग होते हैं उनका मानव जीवन पर क्या प्रभाव होता है, ताकि हम वैक्सीन का डेवलपमेंट कर सके, है ना, उससे रिलेटेड है। इसको देखेंगे हम लोग, थर्ड पेपर का पार्ट है साइंस एंड टेक। इसके बाद डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, हम लोग इसको हमेशा कवर करते हैं। एग्रीकल्चर में किस तरीके से डिजिटली जो हमने टेक्नोलॉजी को वहां पर लॉन्च किया है ना, वो सहूलियत जो फार्मर्स को दिया है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसको अप्लाई किया है हम लोगों ने, है ना, डिजिटल टेक्नोलॉजी को, तो उसके क्या फायदे हुए देखेंगे हम लोग, ठीक है। थर्ड पेपर का पार्ट है ये भी। तो पहले टॉपिक को आप डिटेल में देखेंगे हम लोग। पहला टॉपिक जो है लोकल लैंग्वेज इन एजुकेशन। आप समझिएगा कि यहां पर जो हमारे होम मिनिस्टर है उन्होंने बोला कि लास्ट वीक की इंजीनियरिंग हो गई, लॉ हो गया, मेडिकल हो गया, तो इनको भी भैया आप इंडियन लैंग्वेज में पढ़ाएं, है ना, इसका आह्वान किया है उन्होंने, ठीक है। अच्छी बात है, उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है यहां पर बात की जा रही है कि रैशनल क्या है इसके पीछे। तो सीधी बात है कि 95% स्टूडेंट जो रिसीव करते हैं अपनी प्राथमिक शिक्षा वो किसमें, मदर टंग में करते हैं, ठीक है। अब स्थानिक भाषा में, स्थानीय भाषा में उनका जो विकास है वो कहां तक हो सकता है, पीक लेवल तक, उच्च स्तर तक हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी ग्राह्यता बढ़ जाती है, उनकी ग्रास्पिंग बढ़ जाती है ना, जिस भाषा में वो कंफर्टेबल होते हैं। और वो कौन सी भाषा होती है, मदर टंग होती है। इसीलिए बोला जा रहा है कि स्थानीय भाषा में जो है उच्च शिक्षा भी प्रदान की जाए, है ना, ताकि छात्रों के लिए जो है वो क्या हो, उनको सहूलियत हो जाए, ठीक है ना, उनको समझना आसान हो जाएगी, और आसान हो जाएगा और ग्रास्पिंग बढ़ जाएगी। और वास्तव में ऐसा बोला जा रहा है कि अभी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल्स में देखेंगे तो बहुत ज्यादा हाई डिमांडिंग है, ये बहुत ज्यादा हाई डिमांड में है, बहुत अधिक मांग है ऐसे चैनल्स की जहां पर स्थानिक भाषाओं में गणित, विज्ञान, है ना, जो टेक्निकल आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके कॉन्सेप्ट्स की व्याख्या की जाती है ना। तो इससे पता चलता है कि भैया स्थानिक भाषा में जो शैक्षणिक सामग्री है उसकी पर्याप्त मांग है, ठीक है, पर्याप्त मांग है, और उसका पता भी चलता है। आज आप देखिए मार्केट में तो जो अच्छे राइटर्स की बुक है बहुत लिमिटेड हिंदी मीडियम में है, मैक्सिमम जो आपकी बुक्स है इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध है ना। हालांकि हम बोलते हैं हम हिंदी राष्ट्र हैं, और हमारे यहाँ हिंदी का ही विकास फिर 1960 के दशक में आप देखेंगे तो वो लास्ट एक मीटिंग होगी, उसके बाद से हमारे यहाँ टेक्निकल जो वर्ड्स है उनका ट्रांसलेशन हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ भी इंग्लिश को प्राथमिकता दी जाती है ना। अब इसको बायस जो कि मत सोचिएगा, मैं बता रहा हूं इस संदर्भ में। इसके बाद में आप देखेंगे कि यहां पर अगर हम लोग स्थानिक भाषा में हायर एजुकेशन देंगे तो वहां पर एनरोलमेंट बढ़ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि जैसे हाइब्रिड लैंग्वेज का यूज किया जाए, है ना, ताकि लोकल टू ग्लोबल इंटीग्रेशन किया जाए, किसका नॉलेज का, टेक्नोलॉजी का, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको वैश्विक स्तर पर क्या मिल सके, एक्सपोजर मिल सके, और वो एक्सपर्ट बन सकें, एक्सपर्टीज वहां पर क्या हो जाएगी, मोबिलाइज कर सकेंगे हम लोग उनकी। इसके बाद आप देखेंगे कि जो भारतीय भाषाएं हैं उनकी क्षमता, उनका उपयोग, है ना, यूजेस की बात कर रहे हैं, वाइब्रेंसी जो है उसको हमको प्रमोट करने की आवश्यकता। अब एग्जिस्टिंग इशू क्या है, सबसे पहले तो फ्यूडल मेंटल जो हमारा स्टेटस है उससे बाहर निकलने की जरूरत है। क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे अगर हम फ्लाइट पे जा रहे हैं, अब हमको हिंदी मैगजीन पढ़नी है, देखिएगा इसको ना सार्वभौमिक तरीके से लीजिएगा मेरे एग्जाम्पल को, पर हम नहीं लेंगे, हमको शर्म आएगी, यार हम ही बस हिंदी पढ़ रहे हैं, सब इंग्लिश पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं हमारी मानसिक जो है स्तर पर उसकी छाप छूट गई कि नहीं, इंग्लिश का मतलब एलीट, है ना। तो वो सामंतवादी सोच से निकलने की जरूरत है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ज्ञान का भाषा से फर्क नहीं पड़ता, कभी भी नहीं पड़ता है, इस चीज को आप मानिएगा। अब यहां पर यह बोला जा रहा है कि जो स्थानीय भाषा है, लर्निंग आउटकम्स है वो अभी भी गारंटीड नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना। जैसे आप समझेंगे कि लैंग्वेज का जो पेपर होता है, लोकल लैंग्वेज के जो पेपर्स होते हैं प्राइमरी लेवल से लेके चाहे आप यूपीएससी तक में आप देखेंगे तो वहां पर व्यवहारिक परिणामों की उम्मीद कम रहती है स्थानिक भाषाओं में। आप देखेंगे कि यूपीएससी वगैरह में भी जो आपका लैंग्वेज का पेपर रहता है, जैसे अब हिंदी का पेपर हुआ उसमें तो बहुत सारे लोग वहां पर असफल हो जाते हैं। और यहां पर यह बताया जा रहा है कि भैया क्षमता बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर रहती है, लेकिन वहां पर भाषा का जो हर्डल रहता है उसके कारण जो है
वो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने जीवन में जो है असफलता का उनको सामना करना पड़ता है ना। सफलता और असफलता दोनों कंपैरेटिव चीजें हैं, है ना। इस पे कभी और डिटेल में बात करेंगे जब फोर्थ पेपर में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां पर दूसरी चीज बोला जा रहा है पॉलिटिसाइजेशन, है ना। देखिए, राजनीतिकरण के कारण भी ये समस्या जो है प्रकाश में नहीं आती, ठीक है, क्योंकि यहां पर स्थानिक भाषा को लेके अपने राजनीतिक लाभ का दोहन करने लग जाते हैं। लेकिन जब उनका संदर्भ देखेंगे तो इसको केवल वो एक तरीके से राजनीतिक लाभ का उपकरण बनाकर यूज करते हैं। इंप्लीमेंटेशन की जब बात करते हैं, R&D की बात करते हैं, तो वो अप टू द मार्क लेवल पे नहीं होता है। इसके बाद यहां पर बता रहे कि मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी कम है ना, स्थानिक भाषाओं में, ठीक है। इसके बाद यहां पर इनका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन भी बहुत डिफिकल्ट है। देखिए क्या होता है, एग्जैक्ट नहीं होता, वहां पर मर्म आना चाहिए शब्द का, ताकि जो भी पढ़ रहा है वो उसको क्या समझ सके, ग्रास्प कर सके, दैट्स इट। अब इसके बाद यहां पर ये बोला जा रहा है कि लोकल लैंग्वेजेस का स्कोप भी लिमिटेड है ना। स्कोप लिमिटेड ही है, बहुत सारी आप जगह देखेंगे। आप हिंदी मीडियम का सिलेक्शन ही देख लीजिए ना, यूपीएससी को चलिए ले लीजिए, टॉप मोस्ट हमारे यहाँ की जो संस्था है वहां पर ही आप देख लीजिए कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन कम क्यों हुआ। क्या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो है वो आपके मेरिटोरियस नहीं होते हैं? होते हैं, लेकिन वहां पर भी बैठे हुए लोगों की सामंतवादी सोच है कि नहीं। देखिए, मेहनत करने वाला सफल होता है, इस चीज को दिमाग में नहीं डालना कि हम हिंदी मीडियम के तो होगा ही, क्योंकि अब आप लोगों के लिए तो सब अवेलेबिलिटी है। देखिए यहाँ पर भी जो है आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है, लेमैन की लैंग्वेज में, तो आपको एक बार समझ में आ जाएगा, तो लिखना आपको अपने भाषा में, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको समस्या का सामना करना पड़ता है कि नहीं, हिंदी मीडियम वालों को करना पड़ता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मीडियम को लेकर हमको किसी से वाद विवाद नहीं करना है, ये एक विषय है और इस विषय पर हम क्या कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, ठीक है ना। किसी को जो है यहाँ पर व्यंग नहीं कसा जा रहा है, तंज नहीं कसा जा रहा है, ये क्रिटिसिज्म है। और जो क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज करना, आलोचना वर्ड है, वो पॉजिटिव है, ठीक है। इसके बाद यहां पर ये बोला जा रहा है कि जब तक जैसे जुडिशरी वगैरह है, तो वहां पर जब तक स्थानिक भाषाओं में कार्यवाहियां नहीं चालू होंगी, तब तक स्थानिक विषयों में, जैसे स्थानिक भाषाओं में, जैसे विश्वविद्यालय में जो पढ़ाया जाता है जुडिशरी की पढ़ाई, तो उसमें जो है उसको प्रमोट करना क्या है, नामुमकिन है ना, निरर्थक है। इसके बाद स्टेप्स क्या लिए गवर्नमेंट ने, तो भैया नेशनल जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है न्यू 2020 की, उसमें बोला गया है कि हायर एजुकेशन में भी अब इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है भैया, किया जाएगा। इसके बाद बोला जा रहा है कि जो आपकी AICTE है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, आप देखेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज में मान्यता वगैरह भी जो है ये देते हैं, तो इन्होंने भी अप्रूव किया है कि भैया 6 भारतीय भाषाओं में जो इंजीनियरिंग का सिलेबस है उसको रन किया जाएगा 10 राज्यों में, ठीक है। 10 राज्यों में 6 भाषाओं में 19 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इन्होंने अप्रूवल को ग्रांट किया है। इसके बाद यहाँ पर जो AICTE है उसने जो आपका ट्रांसलेशन की सुविधा भी जो है यहाँ पर उपलब्ध कराई है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को इन्होंने यूज किया है ताकि ट्रांसलेट किया जा सके चीजों को, इंग्लिश ऑनलाइन कोर्सेज को, किसमें, इंडियन लैंग्वेजेस में, वो भी कितनी, 11 लैंग्वेजेस में। इसके बाद स्वयं पोर्टल है ना, ऑनलाइन जो गवर्नमेंट का आपका ओपन रिसोर्स प्लेटफॉर्म है, जहां पर भारतीय भाषाओं में भी वहां पर पॉपुलर जो भी आपके पाठ्यक्रम वगैरह है ना, कोर्सेज है, उनको उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसको लिख के दिखाइएगा आप लोग। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल है हमारा, ये कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ से रिलेटेड है। अब समझिएगा कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जैसे वेटरनरी साइंस है और ह्यूमन हेल्थ है, इसको हमको कोलैबोरेट करके एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को वहां पर इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, जो ज्यादा प्रोडक्टिव होगी, ऐसा बोला जा रहा है। अब देखिए यहां पर डेटा देख लेते हैं कि अभी के जो आंकड़े हैं ग्लोबली वो इंडिकेट कर रहे हैं कि लगभग 2000 से 2010 के बीच की बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं 9580 ऐसे मामले हैं डिसीज के जिनका आउटब्रेक्स हुआ है, किससे किससे, उनमें से 60% जो है उनका नेचर जूनोटिक है। समझ रहे हैं आप, जो विभिन्न रोगों के प्रकोप हैं उनमें से लगभग 60% जो रोग हैं उनका नेचर कैसा है, वो पशुओं से जनित है, जूनोटिक है। तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं ह्यूमन हेल्थ और जो आपके एनिमल की हेल्थ है ना, उनका क्या है, इंटरेक्शन है, मानव और जो पशुओं का इंटरेक्शन है बहुत ज्यादा है, तो उसके कारण यहां पर रोगों का भी ट्रांसमिशन होता है ना, पशुओं से मानव में, ठीक है। तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि नेचर देखेंगे तो आधे से ज्यादा मतलब 60% डिसीज नेचर क्या है, जूनोटिक। इसलिए हमको जो है कॉन्सेप्ट जो ये वन हेल्थ का है, इंटीग्रेटेड अप्रोच का, उसको इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। इसके बारे में जो सेकंड पॉइंट बताया जा रहा है, डेटा में ये बताया जा रहा है कि जो इंसिडेंस है डिसीज के, जो आउटब्रेक हुए हैं अक्रॉस द ग्लोब, वो इंक्रीज हुए हैं
कैसे कंपाउंड अगर इंटरेस्ट पे देखा जाए, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पे देखा जाए तो 6% की दर से ये आपकी बढ़ रही है। पशुजन्य रोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां पर ये बोला जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट पे कि भारत में अगर देखा जाए तो जो एनुअल आउटब्रेक है जूनोटिक डिसीज का, वो ट्रांसलेट होता है कितने एनुअल लॉस में, एस्टिमेशन बताया जा रहा है $12 बिलियन टू द इकोनॉमी। बहुत बड़ा डेटा है, तो ये इंपॉर्टेंट डेटा हम अपने पास रख सकते हैं इसको। इसके बाद यहाँ पर वन हेल्थ अप्रोच के बारे में बताया जा रहा है। तो सीधी बात है कि इसमें ऐसा करना है हमको कि जो विभिन्न कार्यक्रम है, नीतियां हैं, कानून है, R&D है ना, इनको जब डिजाइन करें, इनको इंप्लीमेंट करें, तो इसके लिए एक जो है एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाएं, एकल स्वास्थ्य अवधारणा को अपनाएं, है ना, जिसमें जो है आपस में कोऑर्डिनेशन हो, है ना, वहां पर सहयोग हो, समन्वय हो, जानकारी हो, है ना, उसके साथ हम जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति जो परिणाम है वो प्रोडक्टिव मैनर में वहां पर क्या कर सकेंगे, उसको इंप्लीमेंट कर सकेंगे, उसको प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर जो है वन हेल्थ अप्रोच का मतलब ये है कि दोनों डोमेन को एक साथ लेके वहां पर कानून बनाने की जरूरत है ना, वहां पर R&D वगैरह करने की आवश्यकता है। बिल्कुल नॉर्मल सा टॉपिक है ये आपका। इसके बाद यहां पर ये बोला जा रहा है कि जो जो एरियाज हैं जहां पर एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है ना, तो उसमें से रेलेवेंट जो आपके सेक्टर है उनके बारे में बता रहे हैं। फूड सेफ्टी हो गया, कंट्रोल ऑफ जूनोसिस हो गया आपका, है ना, ठीक है। इसके बाद यहां पर जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से कॉम्बेट करना है, तो इन सब टॉपिक्स पे जो है वो एकीकृत समन्वय और सहयोग की आवश्यकता है। वैसे दृष्टिकोण को यहां पर अपनाने की आवश्यकता है। अब इसके बाद वन हेल्थ जो है कोलैबोरेटिव है, मल्टी सेक्टोरल है, ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच है ना, ठीक है। अब ये जो है लोकल, रीजनल, नेशनल और ग्लोबल लेवल्स, सब लेवल्स पे हमको जो है इसको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। इसके साथ हम क्या कर पाएंगे कि जो हमारा लक्ष्य है स्वास्थ्य के प्रति, जो हमको परिणाम धनात्मक आयाम पर प्राप्त करना है, तो वो क्या होगा, वो प्राप्त कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। और वहां पर जो है मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हम गेन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पर ये बोला जा रहा है कि भैया सीधी बात है कि लोगों का जो स्वास्थ्य है, जानवरों के स्वास्थ्य और जो हमारा पर्यावरण है उस पे क्या है, साझा रूप से समन्वित है, साझा रूप से है ना, समझिएगा, क्लोजली कनेक्टेड है, ठीक है। इसलिए भी हमको एकल स्वास्थ्य जैसे दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है, ठीक है। अब ये यहां पर नीड ऑफ वन हेल्थ अप्रोच, तो सीधी बात है रिसेंटली आप देखेंगे कि चाहे आप ये देख लीजिए, कोविड देख लीजिए, मंकी पॉक्स देख लीजिए, है ना, ये सब क्या है, लगातार इस तरीके की जो डिसीज है, वो जूनोटिक डिसीज है, वो ह्यूमन लाइफ में भी नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है। तो इसलिए हमको सबसे पहले इस तरीके की इंटीग्रेटेड अप्रोच को, वन हेल्थ जो आपका एक अप्रोच है उसको अपनाने की आवश्यकता है, ठीक है। और हाल के वर्षों में आप देखेंगे कि मानव आबादी जो है लगातार बढ़ रही है, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि नए भौगोलिक क्षेत्रों में विस्तार हो रहा है। अब जब मानव आबादी का विस्तार हो रहा है तो जंगल वगैरह को भी काटा जा रहा है, लगातार अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो उसके कारण हमारा उनके साथ इंटरेक्शन बढ़ रहा है ना, निकटता से संपर्क हो रहा है, इसलिए भी आवश्यकता है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो क्लाइमेट चेंज है और जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो लैंड यूज जो पैटर्न है वो भी आपका बदल रहा है, उसके कारण जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो भी चेंज हो रही है, हैबिटाट भी चेंज हो रहा है। तो इसके कारण भी जो इंसिडेंट्स है ना, आपके जो डिसीज के, है ना, जो आपकी लगातार देखी जा रही है, जिनका आउटब्रेक्स लगातार देखा जा रहा है ह्यूमन और एनिमल्स में, है ना, तो वो भी एक रीजन है, ठीक है ना। अब ये सब लिखने की कला है, चीजें वही है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैसे लोग, जानवर, जो पशु उत्पाद है, इनके भी ट्रांसपोर्टेशन में वो जो है, इनकी मोबिलिटी में भी क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। इसके कारण भी जो है बीमारियां जो है तेजी से सीमा पार करके भी दुनिया भर में फैल जाती, तभी तो पैंडेमिक वगैरह की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखेंगे कि एक ही प्रकार के जो आपके जो इन्फेक्टेंट्स हैं, जो माइक्रोब्स हैं, वो आपके इन्फेक्ट कर रहे हैं किसको, एनिमल्स को और ह्यूमन हेल्थ को भी, है ना, ठीक है। तो सीधी बात है, हम वन सेक्टर को कभी भी इसमें से अगर फोकस करेंगे, दूसरे को अगर निग्लेक्ट करेंगे, तो वहां पर हम क्या प्रोडक्टिव मैनर में उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए भी एकल स्वास्थ्य की अवधारणा को अपनाने की आवश्यकता है। बेनिफिट्स क्या होंगे, तो सीधी बात है, जूनोटिक डिसीज जो एनिमल्स में और जो लोगों में आपकी फैल रही है उनको जो है हम प्रिवेंट कर सकेंगे। उसके बाद फूड सेफ्टी और फूड सिक्योरिटी को इंप्रूव कर सकेंगे, रिड्यूस कर सकेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो
इन्फेक्शन है और इंप्रूव कर पाएंगे ह्यूमन और एनिमल दोनों की हेल्थ, इस है ना। तो बायोडाइवर्सिटी भी इससे एनरिच्ड हो रही है कहीं ना कहीं। एनवायरमेंट पर भी हम लोग जो है इसके द्वारा क्या करेंगे, पॉजिटिव एक इंपैक्ट डालेंगे। इसके बाद जो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी, इसको भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसमें बात की जा रही है यहाँ पर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि भैया इनकी रिहाई में थोड़ा तीव्रता लाइए, बोल दिए, कोर्ट वाले सुन लेंगे आराम से, है ना, क्योंकि लगातार केसेस चलते रहते हैं। अब आप देखिए कि कल की न्यूज है ना कि यूपी में जो है पेपर जो है एग्जाम जो है पीसीएस के प्रीलिम्स का, वो कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, अब समझिएगा एमपी में केस चल रहा है, ठीक है, और बिहार में भी पहले चलता रहता था, अभी तो थोड़ा सा जो है लगातार आ रही पोस्ट वगैरह। एमपी में आप देखेंगे तो लगातार जो है 4 साल से कोई क्लियरेंस नहीं है, वहां पर लगातार केस चल रहा है आरक्षण को लेके, इसको लेके। और जो सरकार है वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए लगातार बोल रही कि हम जो है वल्नरेबल ग्रुप्स के लोगों को और जो है ओबीसी के वर्ग के जो लोग हैं उनको 13-14% से बढ़ा के 26% रिजर्वेशन देंगे, तो उनके साथ न्याय करेंगे। अरे बंद करो ये पंगु बनाना। आरक्षण के नाम पे जो राजनीतिक खेल खेल रहे हो उसके कारण देश की स्थिति खराब हो रही है। आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा वहां पे बैठ के, है ना। आप समझ रहे हैं कि ये क्या है लोकतंत्र, और लोकतंत्र में हमारी बातों को ही अगर वहां पर ना रखा गया और हमें ही न्याय नहीं मिला, तो हमने ही तो इन लोगों को बिठा रखा है। तो अब हमको जागरूक होने की आवश्यकता है ना। जैसे अभी वहां पर स्क्रैप हो गया एग्जाम, राजस्थान में भी कैंसिल हुआ था पेपर। तो ये क्या है, लगातार जो है स्टेट्स में इस तरीके की समस्या देखी जा रही है। और इतने बड़े पेपर में, मतलब पीसीएस जैसा पेपर जिनसे आप पूरे प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति कर रहे हैं, अब जब वो नियुक्ति की जो आपकी चयन प्रक्रिया है वही दोषपूर्ण होगी, तो अच्छे ऑफिसर्स कहां से जाएंगे। जब अच्छे ऑफिसर्स नहीं जाएंगे तो देश का अल्टीमेटली विकास कैसे होगा। इन सब चीजों पे चर्चा करने की आवश्यकता है, ठीक है। और हमको यहां पर राजनेताओं को यह बताने की जरूरत है कि सिर्फ हम वोट बैंक के लिए नहीं हमको यूज कर सकते, हम रैशनल हैं। अब आपको मुद्दा वो धर्म का जो मिला के आप धर्म मिला के देते, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, तो धर्म का राजनीति से आप पृथक्करण करिए भैया। काय को धर्म के नाम पे आप वोट मांगते हो। आप मांगो ना हमने ये डेवलपमेंट किया है, सिर्फ पेपर पे है आपकी योजनाएं, लगातार वही स्थिति है। इन्फ्लेशन इतना बढ़ता जा रहा है, किसानों की स्थिति, अब 2022 आ गया, अब आपने डबल कर दिया। पहले दूसरी पार्टी कर रही थी, अब आप कर रहे हैं लगातार। हाँ, इन सब चीजों को सुधारने की आवश्यकता है ना। भारत जैसे देश में अभी तक सामाजिक क्रांति नहीं हुई है, सोशल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ, इस चीज को समझिएगा, है ना। और वो जरूर होगा, आज नहीं 50 साल बाद, 40 साल बाद, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि लोगों में जैसे जैसे अवेयरनेस आएगी और हम अपने संकीर्ण लाभों को और संकीर्ण लोभ से जब ऊपर उठ के सोचेंगे, तो उससे अल्टीमेटली सबको फायदा होगा, ठीक है ना। और आरक्षण वगैरह के सभी ग्रुप्स को जो है वहां पर क्या करना चाहिए कि भैया पहले तो आपने वर्टिकली दे दिया आरक्षण, अब आप हॉरिजॉन्टल बांटने में लगे हो, वो भी आपने कर दिया है, ठीक है। ठीक है, विचाराधीन कैदी कौन होते हैं, जिनके बारे में जो आपके अभियुक्त होते हैं उनके बारे में मामला चल रहा होता है, मुकदमे का सामना करना पड़ता है, जुडिशियल कस्टडी के रूप में उनको जेल वगैरह में रख दिया जाता है, लेकिन वो जो है वो आरोपी साबित नहीं हुए अभी, है ना। वो गिल्ट, जब तक गिल्टी साबित नहीं होंगे तब तक वो अपराधी नहीं होगा। लेकिन एक्यूज्ड तो है, अभियुक्त तो है, तो जब तक जेल में है वो, तो उसके जीवन का समय तो गया, और जितना लंबा समय चलेगा उतना ज्यादा उसका जीवन जीने का अधिकार जो है वो वायलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहां पर एनसीआरबी का डेटा भी बता रहे हैं 2020 का, कि जो अभी कुल कैदियों में लगभग 76% ऐसे कैदी हैं जो विचाराधीन है। वाह, 76%, क्या डेटा है, ठीक है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि इनमें जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, इनके नंबर्स में इंक्रीमेंट देखा गया 11.7% का 2019 से 2022 के बीच में। यहां पर जो हाईएस्ट नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स जो है आपके डिस्ट्रिक्ट जेल में 50% है, सेंट्रल जेल में 36.1% है, और जो आपके उप जेल है वहां पर 11.9% है। देख रहे हैं आप कितना बड़ा डेटा है ये आपका। और बड़े बड़े लोग जो हैं आपके हिरण विरण मार के और टाडा वाडा करके फिर मुन्ना भाई और एमबीबीएस बना लेते हैं, पहले खलनायक से वहां तक आ जाते हैं आराम से, हम लोग उनको सपोर्ट भी करते हैं, वाह, फिर आके पिक्चर बना रहे हैं आराम से। गरीब आदमी को नहीं होता ऐसा, है ना। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, इन चीजों को आप लोग नोटिस करिएगा, इनको नहीं होता। और वही आदमी बैठ के वहां पे आपकी अदालत में बता रहा है बिग बॉस की तरह कि हमारा तो अंदर आना जाना लगा रहता है, मतलब वो आपके सिस्टम पर नेगेटिव कमेंट कर रहा है, फिर भी आप उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हो, है ना। समझ रहे हो आप कि चीजें क्या होती हैं। बहुत सारे केस होते हैं, अब सुशांत सिंह वाला केस हुआ, दब गया, क्या हुआ, बहुत सारे कैंडल मार्च हुए, है ना। अच्छी खासी रिनाउंड फैमिली से होने के बाद यहां पर आप देखिए कि क्या हो पाया, आराम से लोग बाहर घूम रहे हैं, वहां पर न्याय हुआ क्या। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं,
ठीक है ना। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि अंडर ट्रायल जो प्रिजनर्स होते हैं उनको जेल में रखा जाता है ना। उसके कारण क्या होता है कि मान लीजिए कि बहुत दिन तक उनको जेल में रखा गया और उसके बाद अगर उनको बेकसूर भी साबित कर दिया गया तो भी उनके साथ अन्याय हो गया, ठीक है ना, अन्याय हो गया। तो जो आपका बेसिक क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है ना, जो बिलीव करता है कि जब तक गिल्टी ना हो कोई व्यक्ति तब तक उसको अपराधी नहीं माना जाएगा, तो उसके तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना ये आपका संदर्भ, है ना, उसका विरोधाभासी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ती है अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को, तो अपने आप लिख सकते हैं आप इसको, साइकोलॉजिकल लेवल पर, फिजिकल लेवल पे उनको डेप्रिवेशंस का सामना करना पड़ता है अपने जेल के लाइफ के दौरान। इसके बाद आप देखेंगे कि जेल की जो कंडीशंस होती है इनके लिए ज्यादा डिफिकल्ट होती है एज कंपेयर टू जो आपके कैसे जो क्या है, जो सजा जिनको सुना दी गई है या सजा याफ्ता प्रतिवादी है या जिनके ऊपर आरोप साबित हो गया, तो उनसे भी ज्यादा कठिन जिंदगी इनकी होती है। इसके बाद यहां पर यह बोला जा रहा है कि उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है ना, उनका एम्प्लॉयमेंट जो है चला जाता है, रोजगार चला जाता है, सामाजिक कलंक के कारण उनको मानसिक दबाव उनके ऊपर बढ़ जाता है, और इस तरीके का जो दबाव होता है आमतौर पर जो इनोसेंट फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर जो है ज्यादा उनका ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है इस तरीके के दबाव का। इसके बाद आप देखेंगे कि जो अधिकांश विचाराधीन कैदी हैं या तो वो वल्नरेबल ग्रुप से हैं बेचारे, या उनके पास अवेयरनेस कम होती है, उनके पास जो भी अदालत में जाने के लिए आवश्यक साधनों की कमी होती है, अच्छा वकील नहीं कर सकते वो लोग, है ना। अब जिनके पास पैसा अच्छा वकील कर लिए चल रहा है आराम से केस, है ना, ठीक है। अब इसके बाद आगे का कदम क्या है, अनुसरण योग्य कदम, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हमको न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ना, यही लक्ष्य भी है प्रियम्बल में आप देखेंगे, है ना। तो राजनीतिक सामाजिक न्याय की बात करते हैं ना हम लोग, तो वही है कि एक समतावादी समाज की आप स्थापना करिए और सभी को न्याय की उपलब्धता कराइए, है ना। न्याय में अगर बहुत ज्यादा विलंब हो जाता है तो वो भी अपने आप में अन्याय होता है, और न्याय ही सामाजिक स्वतंत्रता का एक साधन है, तभी एक समतावादी समाज, इगैलिटेरियन जो सोशल ऑर्डर है उसको आप मेंटेन कर पाओगे, जो कि आपके राज्य का, देश का कर्तव्य है ना। और इसके बाद यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि जस्टिस जो स्पेशली वंचित वर्ग के लोग हैं उनको अवेलेबल कराया जाए, है ना, उनकी जो न्याय तक पहुंच है उसको सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि ये हमारा डीपीएसपी के अंतर्गत भी हमारा लक्ष्य है। आर्टिकल 39A के अंतर्गत जो फ्री लीगल एड है, यही एड की व्यवस्था की गई है, निःशुल्क विधिक सहायता वगैरह की व्यवस्था की गई है, ठीक है ना, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा अल्फा फोल्ड, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, इसको बिल्कुल कंटेक्चुअल साइड से ही इसको हमको पढ़ना है। जो भी साइंस टेक के टॉपिक होते हैं मैं बार बार बोलता हूं कंटेक्चुअल पढ़िए, इसमें बहुत ज्यादा बस उसका इंपैक्ट देखिए सोसाइटी में और ह्यूमन जो आपकी लाइफ है उसमें कैसे पढ़ रही है, दैट्स इट। तो यहाँ पर गूगल के स्वामित्व वाली कंपनी है डीप माइंड, उसने ये अभी डिक्लेरेशन किया है कि उनके द्वारा अल्फा फोल्ड का यूज किया जाएगा और उसके द्वारा 200 मिलियन से ज्यादा जो प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर्स हैं उनकी वहां पर भविष्यवाणी वगैरह की गई है। अब अल्फा फोल्ड की बात करें तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम है, डेवलप किया है डीप माइंड ने, याद रखिएगा स्टेटमेंट बनाया जा सकता है, जो प्रिडिक्ट करेगा प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर का, है ना, उसके अमीनो एसिड के सीक्वेंस से। ये बेस्ड है आपका किसमें, कंप्यूटर सिस्टम में, जिसको डीप न्यूरल नेटवर्क बोला जाता है, ठीक है। अब ये है क्या, है ना, तो जो अल्फा फोल्ड है आपका, इसमें क्या होता है कि प्रोटीन सीक्वेंस जो है इनपुट के रूप में यूज किया जाता है। जब कोई प्रोटीन सीक्वेंस इसमें एक छोर से इंटर किया जाता है एक एंड से, तो दूसरे एंड से जो है आपका क्या होता है, प्रिडिक्टेड जो आपका 3D स्ट्रक्चर है वो आउटकम के रूप में बाहर आता है, ठीक है। अब इसका यूज किस में करते हैं, तो भैया ट्रेनिंग, लर्निंग, रीट्रेनिंग, रीलर्निंग में, किसके प्रोडक्शन में, स्ट्रक्चर के, जो एंटायर 214 मिलियन यूनिक प्रोटीन सीक्वेंस जो आपका डिपॉजिटर है ना, जो डेटाबेस है ना, वहां पर जो डिपॉजिट किया गया है उसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, है ना। तो उनकी भविष्यवाणियों को करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब ये जो यूनिप्रोट की बात कर रहे हैं ना आपका, है ना, यूनिप्रोट की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल प्रोटीन रिसोर्स डेटाबेस, तो एक तरीके का डेटाबेस है, ये फ्रीली एक्सेसिबल है ना। प्रोटीन सीक्वेंस जो है और उसके फंक्शनल इंफॉर्मेशन की जानकारी वहां पर
दी गई है। अब सिग्निफिकेंस क्या होगा इसके, इस तरीके की खोज की, तो सीधी बात है जो ह्यूमन जो डिसीज है उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि प्रोटीन स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस के बारे में हमको जो है जानकारी हो जाएगी, है ना, तो बीमारियों के बारे में समझने में हमको क्या होगी, आसानी होगी, और उसका उपचार खोजने में, टीके वगैरह बनाने में भी हमको मदद मिलेगी। इसके बाद आप देखेंगे जो पुरानी आपके तरीके थे वो ज्यादा आपके क्या थे, प्रभावी नहीं थे, है ना, उसमें समय भी बहुत ज्यादा लगता था, जैसे एक्सरे हो गया, क्रिस्टलोग्राफी हो गया, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, और क्रायोजेनिक जो आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हो गया, क्योंकि वो आपका मेनली बेस्ड थे ट्रायल और एरर मेथड में। इसके बाद आप देखेंगे कि ये हेल्प करेगा अल्फाफोल्ड साइंटिस्ट को, ताकि वो अपनी डिस्कवरीज जो है उनकी वैक्सीन के सेक्टर में उसको एक्सेलरेट कर सके, है ना, और दवाइयों का विकास कर सके यथोचित समय में, और फिर उसके द्वारा जो है जनता को उपलब्ध करा सके। ठीक है, प्रोटीन क्या होता है, तो लार्ज आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, है ना। मेनली आप देखेंगे तो जैसे हमारे शरीर में ऊतकों का, अंगों की जो संरचना है, कार्य है ना, उनका जो नियमन है उसके लिए आपके आवश्यक होते हैं, और इसकी सर्वाधिक भूमिका जो है कोशिकाओं के रख रखाव के लिए होती है। प्रोटीन जो है हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि ये बना किससे होता है, तो जो थाउजेंड्स ऑफ स्मॉलर यूनिट्स होते हैं जिनको हम अमीनो एसिड्स बोलते हैं, वो एक तरीके से एक पूरी लंबी श्रृंखला में एक दूसरे से संपृक्त होते हैं, अटैच होते हैं। 20 डिफरेंट टाइप्स जो होते हैं आपके अमीनो एसिड्स के, वो आपके कंबाइन होकर प्रोटीन को बनाते हैं। अब अगर सीक्वेंस देखेंगे अमीनो एसिड्स का, तो उसको असेंबल किया जाता है किसके अकॉर्डिंग, तो जो भी आपका जेनेटिक इंस्ट्रक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म के डीएनए से संदर्भित है आपका, मतलब मान लीजिए कि जीव का कोई डीएनए है, तो उसके जो आनुवंशिक निर्देश होते हैं उन्हीं के अनुसार जो है अमीनो एसिड का जो ये सीक्वेंस है, अनुक्रम है, वो आपका वहां पर क्या होता है, वो इकट्ठा होता है। अब यहां पर आप देखेंगे कि इसके जो अमीनो एसिड है उसके अगर सीक्वेंस की बात करेंगे, तो प्रत्येक जो प्रोटीन है उसकी अनूठी अपनी जो है स्पेसिफिक 3D स्ट्रक्चर होता है, और उसका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन भी होता है। आगे का राह जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या भारत को जो है वे फॉरवर्ड इसमें बताया जाए, तो भारत को भी आवश्यकता है कि ये जो इस क्षेत्र में जो है स्ट्रक्चरल जो बायोलॉजी है, यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को हम क्या करें, इसको इंप्लीमेंट करें, उसको प्रमोट करें, जिससे R&D में और ज्यादा जो है डेवलपमेंट किया जा सके। इसके बाद बताया जा रहा है कि जो आपकी इंडियन कम्युनिटी है ना, जो इंडियन कम्युनिटी है, संरचनात्मक जीव विज्ञान के अंतर्गत जो भारतीय समुदाय है, उसको भी अल्फाफोल्ड डेटाबेस का लाभ उठाने के लिए, बेहतर टीकों का निर्माण करने के लिए, दवाओं को डिजाइन करने के लिए, इसका उपयोग करने की तरीका जो है उसको सीखने की आवश्यकता है। वहां पर जो है इस क्षेत्र में नवाचार को जो है प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। ठीक है, और जो आपके निजी क्षेत्र के प्रतिभावान जो आपके लोग हैं उनको भी वहां पर बुलाने की जरूरत है, उनके साथ सहयोग और समन्वय करने की आवश्यकता है, और विशेषज्ञों के साथ जो है संयुक्त रूप से सहयोग करके जो है इस क्षेत्र में और विकास करने की आवश्यकता है। ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर जो कमेटी बनी थी, जो फार्मर की इनकम को डबल करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उसने अभी रिपोर्ट में अप्रिशिएट किया भैया कि डिजिटल टेक्नोलॉजी ने बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल रोल प्ले किया है ना, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए, वहां पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालने के लिए। अब देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या यहाँ पर जो है इनिशिएटिव्स लाए, सारी चीजें आपकी देखी हुई है। इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर, ये फ्रेमवर्क है, इसका उद्देश्य ये है कि जो आपके फेडरेटेड फार्मर्स हैं उनके लिए डेटाबेस बनाया जाए, है ना, उस तरीके का ये आर्किटेक्चर यहाँ पर डिजाइन किया गया है, ताकि जो भी अभिनव कृषि केंद्रित समाधान है ना, उसको वहां पर प्रोवाइड किया जा सके, और एक बेहतर जो है पारिस्थितिकी तंत्र एग्रीकल्चर सेक्टर के संदर्भ में बता रहे कृषि के लिए वहां पर तैयार किया जा सके, जिससे यहां पर इनको जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व किया जा सके। इसके बाद यहां पर यह बताया जा रहा है कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो एग्रीकल्चर में लाया गया है ना, तो इसके अंतर्गत जो स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, इनको वित्तीय सहायता दी जाती है जो आपके प्रोजेक्ट में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ड्रोन, डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन हो गया। इसके बाद सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल जो आपका मैकेनाइजेशन है, कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन 2014 अप्रैल से लागू किया गया था। इसका मेन जो आपका
एम था रीचिंग द अनरीच्ड। कुल मिला के ये स्मॉल और जो आपके मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको कोर में लाना, उनको जो है बेनिफिट वहां से प्रदान करना, किससे? फार्म का मैकेनाइजेशन करके, अच्छी जो मशीन है, यंत्र है, उसको जो है वहां पर उनको जो है उस तरीके की सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक है। और उनकी जो है कैपेसिटी, जो भी बिल्डिंग एक्टिविटीज है उनको भी प्रमोट करना है। इसके बाद बताया जा रहा है नेशनल जो एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम है, तो पैन इंडिया मार्केट है, इसमें सारी मंडीज जो है एक दूसरे से कनेक्ट होती है, ठीक है। अब समझिएगा कि इसमें क्या होता है कि किसानों को विकल्प ज्यादा मिल जाता है। जैसे अब मान लीजिए कि कोई किसान यूपी में बैठा है, एमपी में बैठा है, अब उसको अपना जो प्रोडक्ट है वो बेचना कहां पर है? साउथ में। तो जहां पर वो पैन इंडिया में सारे बायर्स से अगर बात करेगा तो उसको जहां पर उचित लगेगा वहां पर वो अच्छे रेट में बेच सकता है ना। तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए यूनिफाइड नेशनल मार्केट है, वो भी क्या? डिजिटली, मतलब ई नैम। इसके बाद पीएम किसान स्कीम की बात करेंगे, तो जो लाभ दिए जाते हैं किसानों को, वित्तीय हस्तांतरण किया जाता है, वो डायरेक्टली डीबीटी के माध्यम से इनके बैंक अकाउंट में किए जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि जो पहले रिस्क जाता था, है ना, जैसे लीकेज हो जाता था पैसे का, बिचौलिए खा जाते थे, तो वो लीकेज हमने इससे खत्म किया। इसके बाद आप देखें पीएम किसान मोबाइल ऐप, तो ये कहीं ना कहीं जो है इनको जागरूकता जो है कि कृषक समुदाय के अंतर्गत जो है उसको प्रोत्साहित करता है, जागरूकता को वहां पर बताता है ना, बढ़ाता है ना। कि मान लीजिए कि जैसे कोई योजना है, अब उसकी उपलब्धता को व्यापक बनाने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया था। अब उस संदर्भ में किसान को अपने एप्लीकेशन की जांच करना है तो यहां से कर सकता है, आधार कार्ड में अगर उसको कोई सुधार करना है तो वो उससे कर सकता है ना। बैंकिंग जो ट्रांजेक्शन है उसको भी देख सकता है, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, तो ये वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन है जो प्रोवाइड की जाती है कमोडिटीज के बारे में, कि डेली जो है रेट में क्या फ्लक्चुएशन चल रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, उसके बारे में। इसके बाद एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करें तो मीडियम और लॉन्ग टर्म डेब्ट फाइनेंस की फैसिलिटी दी जाती है ना, जो भी आपके वाइबल प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पर इन्वेस्टमेंट के दौरान, ठीक है। इसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह जो किसानों को दिया जाता है, जैसे इंटरेस्ट सबवेंशन हो गया, क्रेडिट गारंटी हो गई वहां पर, है ना। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में बात की जा रही है, जैसे फार्मर्स को दिया जाता है, एफपीओस को दिया जाता है, एसएचजीस को दिया जाता है, तो उसके लिए इसको उपयोग किया जा सकता है। इसके अंतर्गत वित्तीय सहायता उनको प्रदान की जाएगी, तो कहीं ना कहीं हम कृषकों पर जो है, कृषकों की आय पर जो है धनात्मक प्रभाव डालेंगे। इसके बाद नेशनल मिशन ऑन हॉर्टिकल्चर जो है आपका, सीधी बात है, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है यहाँ पर। हॉर्टिकल्चर सेक्टर को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, बैम्बू और कोकोनट भी उसमें जो है एम्बेडेड है। इसके बाद नेशनल प्रोजेक्ट ऑन सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी, तो सॉइल की जो आपकी फर्टिलिटी है, सॉइल की जो हेल्थ है, इसको इंप्रूव करने के लिए जो है ये किया जाता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। इसके बाद आप देखें किसान सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन है, तो इसके द्वारा जो है आपका, जो इसके संदर्भ में भी मान लीजिए जैसे मौसम की जानकारी है, बाजार मूल्य क्या चल रहा है आपका, जो आपकी लागत प्रदाता है, जैसे इनपुट की क्या लागत है, बीज की, कीटनाशक की, उर्वरक की, कृषि यांत्रिकी क्या है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रशीतक भंडार, कोल्ड स्टोरेज, पशु चिकित्सा, जैसे जो भी आपके महत्वपूर्ण मापदंड है उनके बारे में जानकारी उनको प्राप्त होती है ना, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि बाजार की जानकारी के साथ साथ जब किसानों को जो उपज बेचने के लिए भी सही रेट अगर उनको मिल जाएगा, उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी, तो क्या होगा, उनको उनकी आय में बढ़ोतरी होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। तो यही चीजें बिल्कुल कंटेक्चुअल चीज थी, हम लोग रोज डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से जो है कुछ योजनाएं आप अपने पास लिख के रख लीजिएगा, जो हम जब हम आंसर लिखेंगे तो इसको यूज कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन लिख के जरूर दिखाइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फेज है एमसीक्यू से रिलेटेड है। पहला जो एमसीक्यू है हर घर तिरंगा, उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गया है और बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ये कैंपेन चला रहे हैं ना हमारे पीएम साहब, तो ये जो पहला स्टेटमेंट है इसको लॉन्च किया हमारे पीएम ने, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य जनसाधारण में स्वामित्व की भावना जागृत करना है, ओनरशिप की भावना को जागृत करना है, और सेलिब्रेट करना है किसको, आजादी का अमृत महोत्सव, किस स्पिरिट से, जन भागीदारी के स्पिरिट से। दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। तीसरा ये कि इसका एम क्या है, तो इसका उद्देश्य नागरिकों को 13 से 15 अगस्त के बीच में अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना। तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, सही पूछा गया था इसलिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत जो भी अभी नए पर जो आपके परमिसिबल वर्क्स को जो है ऐड किया गया है ना, उनके बारे में यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू। तो पहला ये कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बायोगैस प्लांट फॉर इंडिविजुअल, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये अनस्किल्ड वेज कंपोनेंट टुवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ बायोगैस प्लांट फॉर कम्युनिटी, बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि जो मेंटेनेंस
होगा टनल का जो कंस्ट्रक्ट की गई होगी आपकी बीआरओ के द्वारा, बिल्कुल ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट भी। चौथा ये कि मेंटेनेंस ऑफ ब्रिजेस जो आपके कंस्ट्रक्ट किए गए होंगे बीआरओ के द्वारा। तो चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। चारों जो है यहाँ पर वर्क को, जो परमिसिबल वर्क मनरेगा के अंतर्गत, उसको जो है यहाँ पर ऐड किया गया है और सही पूछा गया था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव बी। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।